एक बार पुनः YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने चर्चा कर ली थी कि राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को हमने 4 भागों में बांटा, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान। इन चारों में से हमने प्रथमतः पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा शुरू कर दी थी, जिसमें हमने देखा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मैदान भी कहा जाता है, इस थार के मैदान को हमने 2 भागों में बांटा। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर दी जाता है। एक भाग शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। इस प्रदेश को हमने अध्ययन करने के लिए 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से हमने पढ़ा कि पहला अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश का भाग था गग्गर मैदान, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में विस्तृत है। और दूसरा हमने पढ़ा शेखावटी बेसिन या शेखावटी प्रदेश, जिसके अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू का प्रदेश है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। तीसरा पार्ट जो इसका था वह है नागौरी उच्च भूमि। यह क्षेत्र नागौर जिले में विस्तृत है। और चौथा इसका जो भाग था गौड़वाड़ प्रदेश। आज हम इसके तीसरे और चौथे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो इस अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश के गग्गर बेसिन और शेखावटी बेसिन की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से जाके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। आज हम इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश के तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं, जिसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। कि नागौरी उच्च भूमि है क्या। सर्वप्रथम हम इसकी बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला से पृथक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क रेतीले मैदान में जो अरावली पर्वतमाला से पृथक उच्च भूमि है वह नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। उसी क्षेत्र को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। इसका विस्तार की बात करें तो यह मुख्यतः इसका विस्तार नागौर जिले में ही है, परंतु इसका विस्तार नागौर से लेकर बीकानेर तक भी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि उच्च भूमि, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर औसत रूप से देखने को मिलती है, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई है। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि नागौरी उच्च भूमि जो अरावली पर्वतमाला से पृथक उच्च भूमि है वह समुद्र तल से लगभग 300 से लेकर 500 मीटर तक की औसत ऊंचाई लिए हुए है। इस प्रकार यह नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से विस्तृत है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ से हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हम नागौरी उच्च भूमि प्रदेश को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 मकराना श्रेणी, नंबर 2 मांगलोद श्रेणी और नंबर 3 जायल श्रेणी। यहां से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और गत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकराना श्रेणी क्या है। मकराना श्रेणी जो इस नागौरी उच्च भूमि का उत्तर पूर्वी जो भाग है वह मकराना श्रेणी के नाम से विख्यात है। मकराना श्रेणी है क्या। मकराना श्रेणी संगमरमर का जमाव क्षेत्र, मकराना श्रेणी के नाम से जाना जाता है। संगमरमर यानी कि मार्बल, और यह क्षेत्र सफेद मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मकराना श्रेणी जो
संगमरमर के जमाव क्षेत्र के लिए जाना जाता है, या संगमर जमाव क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? मकराना श्रेणी। या यूं प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए विख्यात है? यह सफेद मार्बल या सफेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह मकराना श्रेणी। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि मांगलोद श्रेणी क्या है। मांगलोद, यहाँ से आपने बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न देखे भी होंगे या इसके बारे में अध्ययन भी किया होगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के अंदर कि गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध खान है। या यूँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध खान राजस्थान में कौन सी है, तो हमारा उत्तर रहता है गोठ मांगलोद क्षेत्र, जो इस मांगलोद श्रेणी का ही भाग है। तो यह जो क्षेत्र है यह जिप्सम जमाव क्षेत्र है, जिप्सम जमाव क्षेत्र, गोठ मांगलोद। यह जो श्रेणी है वह राजस्थान के इस क्षेत्र में विस्तृत है, जो बीकानेर तक विस्तृत है। यहाँ से प्रश्न यह भी बन सकता है कि जिप्सम की प्रसिद्ध खान राजस्थान में कहाँ पर है, तो गोठ मांगलोद क्षेत्र में, या गोठ मांगलोद की खान जो कि मांगलोद श्रेणी नागौर में आती है। जिप्सम जमाव क्षेत्र होने के कारण इस श्रेणी को मांगलोद श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ से आता है कि जायल श्रेणी क्या है। तो जायल श्रेणी है फ्लोराइड जमाव क्षेत्र। जायल श्रेणी फ्लोराइड जमाव क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी यदि हम इस मैप में देखते हैं तो यह जायल श्रेणी नागौर से लेकर अजमेर तक विस्तृत है। मकराना श्रेणी नागौर में है। मांगलोद श्रेणी की यदि हम चर्चा करें तो यह नागौर से लेकर बीकानेर तक का जिप्सम जमाव क्षेत्र। मांगलोद श्रेणी के अंतर्गत आता है। जायल श्रेणी जो कि फ्लोराइड जमाव क्षेत्र है, यह क्षेत्र नागौर से लेकर अजमेर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की बात करते हैं जायल श्रेणी की। यहाँ फ्लोराइड जमाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ के भूमिगत जल में भी फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई जाने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उस जल का सेवन करने के कारण वहाँ के लोग एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिस रोग का नाम है फ्लोरोसिस रोग। यहाँ से प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसिस रोग किस कारण होता है। तो फ्लोरोसिस रोग होता है फ्लोराइड युक्त जल के इस अत्यधिक सेवन के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। या यूं पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड जल पीने से या फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है, तो फ्लोरोसिस रोग। यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा फ्लोराइड युक्त जल के बारे में कि जायल श्रेणी जो नागौर से लेकर अजमेर तक एक विस्तृत जल पट्टी है, इस जल पट्टी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उसका सेवन करने के कारण फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ थोड़ी झुक जाती हैं, या उनकी हड्डियों में झुकाव के कारण अक्सर देखा जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी पीठ भी थोड़ी सी झुक जाती है। इस वजह से वहाँ के लोग थोड़े कुबड़े हो गए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को नागौर से लेकर अजमेर तक जहाँ पर फ्लोराइड जल की मात्रा पाई जाती है, जल के अंदर फ्लोराइड की जो मात्रा पाई जाती है, उस पूरी पट्टी को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी कुब्बड़ पट्टी के अन्य नाम की बात करते हैं तो उसे हम बांका पट्टी भी कहते हैं, या हम उसे होंच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि कुब्बड़ पट्टी क्या है, या बांका पट्टी क्या है, या होंच बेल्ट क्या है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये रहेगा कि नागौर से लेकर अजमेर तक वह जल पट्टी जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, वह पट्टी कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानी जाती है। मैं एक बार इन तीनों की दोबारा पुनः चर्चा कर लेता हूँ
कि नागौरी उच्च भूमि क्या है। नागौरी उच्च भूमि अरावली पर्वतमाला से पृथक उच्च भूमि है जो समुद्र तल से औसत रूप से 300 से लेकर 50 मीटर की ऊंचाई। मुख्य रूप से अगर हम बात करें नागौरी उच्च भूमि की तो यह नागौर जिले में विस्तृत है। अगर हम वैसे देखा जाए तो इसका विस्तार नागौर से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ है। इस नागौरी उच्च भूमि को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तीनों भाग में पहला भाग है मकराना श्रेणी, दूसरा भाग है मांगलोद श्रेणी और तीसरा भाग है जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी की बात करें, मकराना श्रेणी क्या है तो मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव क्षेत्र है और संगमरमर जमाव क्षेत्र के अंदर सफेद मार्बल यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मकराना श्रेणी सफेद मार्बल के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा आता है मांगलोद श्रेणी की। मांगलोद श्रेणी क्या है? मांगलोद श्रेणी है जिप्सम जमाव क्षेत्र जो नागौर से लेकर बीकानेर तक विस्तृत है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जिप्सम की प्रसिद्ध खान राजस्थान में कौन सी है तो वह है गोठ मांगलोद खान, जो इसी श्रेणी का हिस्सा है और इस गोठ मांगलोद की खान से जिप्सम निकाला जाता है। यहाँ से एक प्रश्न की और बात करना चाहूंगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार्डपन क्या है? हार्डपन क्या है? तो हार्डपन क्या है? नागौर से लेकर बीकानेर तक जिप्सम जमाव क्षेत्र को ही हार्डपन कहा जाता है। अगले चर्चा हम करते हैं इस नागौरी उच्च भूमि की जायल श्रेणी की। जायल श्रेणी क्या है? जायल श्रेणी फ्लोराइड जमाव क्षेत्र। यह जायल श्रेणी नागौर से लेकर अजमेर तक को विस्तृत है। इस फ्लोराइड जमाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूगर्भ में जो जल पाया जाता है उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा पाई जाने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उस जल का सेवन करने से वो फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में थोड़ी कमजोरी आ जाती है और हड्डियां थोड़ी झुक जाती हैं। इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों में थोड़ी कुबड़ेपन की शिकायत रहती है। इसी वजह से नागौर से लेकर अजमेर तक की जो जल पट्टी है उसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी कुब्बड़ पट्टी के अन्य जो नाम है वह है बांका पट्टी या होंच बेल्ट। आगे यहाँ से और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। नागौरी उच्च भूमि की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। नागौरी उच्च भूमि जिसे हमने 3 भागों में बांट लिया, मकराना श्रेणी, गोठ मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। इसके अलावा यहाँ की विशेषताएं हैं कि इस प्रदेश में आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, लवणीय झीलें, चट्टानी व पहाड़ी धरातल आदि विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि हम इन नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में देखें तो यहाँ आंतरिक जलवायु तंत्र का एक भाग है। लवणीय झीलें यहाँ की विशेषताएं हैं। चट्टानी व पहाड़ी धरातल भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें कि इस प्रदेश में लवणीय झीलें कौन कौन सी हैं तो मुख्य रूप से आपको इस प्रदेश में कुचामन, डेगाना, डीडवाना व संबर आदि महत्वपूर्ण जिले आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे।
कुचामन, डेगाना, डीडवाना और सांबर, जो राजस्थान में नमक उत्पादन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करें सांबर झील की, तो यह मुख्यतः जयपुर जिले में आती है, परंतु अगर हम इस नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की बात करें तो सांबर झील राजस्थान में नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को इंगित करता है। इस प्रकार इस अर्धशुष्क रेतीले मैदान का तीसरा भाग, जिसे हम नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, पूर्ण होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके अगले पार्ट की, जिसे हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। अर्धशुष्क रेतीले मैदान का चौथा भाग गोडवाड़ प्रदेश, जो कि यह क्षेत्र है। गोडवाड़ प्रदेश को लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो अगर हम लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिले कौन कौन से हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। यह अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, उसके बाद यह नागौर में प्रवाहित होती है, नागौर से यह पाली, पाली से यह जोधपुर, जोधपुर से यह बाड़मेर, और उसके बाद में यह जालौर में प्रवाहित होने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूणी नदी भी इस प्रकार राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। जबकि हम इस गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश में अजमेर और नागौर दोनों नहीं आते। यदि हम गोडवाड़ प्रदेश की बात करें कि गोडवाड़ प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है, तो पाली, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर, इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में पाली, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर का वह क्षेत्र जहां पर लूणी नदी प्रवाहित होती है, उस प्रदेश को हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाने का कारण यह है कि गौड़ जाति प्राचीन समय में यहाँ निवास करती थी, और इसी वजह से इस प्रदेश का नाम गोडवाड़ प्रदेश पड़ा। अब हम बात करते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश की बोली की। तो गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोली है वह है गोडवाड़ी बोली, गोडवाड़ी बोली। यदि हम इस गोडवाड़ी बोली की बात करें तो यह बोली केवल पाली और जालोर 2 ही जिलों में बोली जाती है, जबकि जोधपुर और बाड़मेर में इस बोली का विस्तार नहीं है। इस प्रकार गोडवाड़ प्रदेश में तो 4 जिले आते हैं, परंतु बोली जो बोली जाती है गोडवाड़ी बोली वह सिर्फ पाली और जालोर में बोली जाती है। इस गोडवाड़ी बोली या भाषा की चर्चा कर लेता हूँ। अजमेर के अंदर चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ का जो इतिहास लिखा था नरपति नाल्य ने, इनकी रचना थी विश्वदेव रासो। विश्वदेव रासो का जो भाषा थी वह गोडवाड़ी भाषा ही थी, यानी कि गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। विग्रह राज चतुर्थ का जो इतिहास था नरपति नाल्य के द्वारा जो लिखा गया था विश्वदेव रासो में, उस विश्वदेव रासो की जो भाषा थी वह गोडवाड़ी भाषा थी। आगे हम चर्चा करते हैं इस प्रदेश की कि इस प्रदेश से हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस प्रदेश की विशेषता क्या क्या है। इस गोडवाड़ प्रदेश की अंदर एक 56 की पहाड़ी पाई जाती है। या 56 की पहाड़ियां। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि 56 की पहाड़ी है क्या। 56 की पहाड़ी क्या है कि सिवाना बाड़मेर से लेकर
बालोतरा बाड़मेर तक। छप्पन गुबंदाकार जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में विस्तृत है, तो यह बाड़मेर जिले में विस्तृत है। छप्पन की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है, तो सिवाना बाड़मेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक। छप्पन की पहाड़ियां क्या है, सिवाना बाड़मेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर के मध्य छप्पन गुबंदाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसी छप्पन की पहाड़ियों की बात करें तो इस छप्पन की पहाड़ियों में बालोतरा बाड़मेर के समीप एक स्थान है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। बालोतरा बाड़मेर के निकट ही नाकोड़ा पर्वत, जो मूल रूप से मेवा नगर में स्थित है। अब प्रश्न यहां से ये बनता है कि नाकोड़ा पर्वत क्या है। नाकोड़ा पर्वत एक नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। जो बालोतरा बाड़मेर के निकट मेवा नामक नगर में स्थित है नाकोड़ा भैरव का मंदिर। नाकोड़ा भैरव जो मंदिर है, यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। यदि बात की जाए कि नाकोड़ा भैरव मंदिर जैन धर्म में किसे समर्पित है, तो यह 23 में तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उनको यह मंदिर समर्पित है। बालोतरा बाड़मेर के निकट एक स्थान है या एक पर्वत है जिसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, जो कि मेवा नगर में है, जिस पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर बना हुआ है, जो जैन धर्म को समर्पित है। और जैन धर्म में भी है 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर थे। इस प्रकार नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। प्रश्न यह भी पूछा गया था गत परीक्षाओं में कि नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या है, तो नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवा नगर है। इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों में एक अन्य स्थान है जिसका नाम है पीपलूद ग्राम। पीपलूद ग्राम के अंदर एक मंदिर बना हुआ है इस स्थान पर, जिसका नाम है हदेश्वर महादेव मंदिर। पीपलूद ग्राम में हदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यह हदेश्वर महादेव का मंदिर इस स्थान पर, या हम यूं कहें कि छप्पन की पहाड़ियों में पीपलूद ग्राम के हदेश्वर महादेव का मंदिर जो यह स्थान है, इस स्थान में राजस्थान में मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल की बात करें तो पश्चिम मरुस्थल में इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। थार के मरुस्थल में अर्धशुष्क रेतीली प्रदेश के इस गोडवाड़ प्रदेश में छप्पन की पहाड़ियों में एक स्थान है पीपलूद ग्राम, जिसमें हदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अब यह हम यूं कहें कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण पीपलूद ग्राम को राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है, या यूं कहा जाता है कि थार के मरुस्थल का माउंट आबू। छप्पन की पहाड़ियों में दो स्थान हैं। एक की बात हमने की नाकोड़ा पर्वत, जो कि मेवा नगर नामक स्थान पे है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि नाकोड़ा पर्वत क्या है या नाकोड़ा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है,
तो है मेवानगर। नाकोड़ा पर्वत क्या है? नाकोड़ा पर्वत एक भैरव मंदिर है जिसे नाकोड़ा भैरव का मंदिर कहा जाता है। यह जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसी 56 की पहाड़ियों में एक अन्य स्थान है जिसका नाम है पिपलुद ग्राम। इस पिपलुद ग्राम के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं हरदेश्वर महादेव का मंदिर। पिपलुद ग्राम इस थार के मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता भी यही पाई जाती है। या हम यूं कहें कि थार के मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पिपलुद ग्राम, या थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो वह भी पिपलुद ग्राम जो कि बाड़मेर में पड़ता है। पिपलुद ग्राम की बात करें, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, या थार के मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है, या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का माउंट आबू भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि गोडवाड़ प्रदेश के अंदर 56 की पहाड़ियां पाई जाती है। इस प्रदेश की अन्य क्या विशेषताएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। हमने अभी देखा कि इस प्रदेश में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो लूणी नदी के बारे में चर्चा करते हैं कि लूणी नदी इस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं लेकर गुजरती है। लूणी नदी की हमने बात की थी कि लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। तो सबसे पहले यह लूणी नदी अजमेर में प्रवाहित होती है, उसके बाद यह नागौर से यह पाली से यह जोधपुर से बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद यह जालोर में प्रवाहित होती है। उसके बाद यह गुजरात राज्य में चली जाती है कच्छ के रण तक। हमने बात की कि पाली से बाद में और जालोर तक लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं सिर्फ जालोर जिले की, कि जालोर जिले में लूणी नदी की क्या विशेषताएं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेल या रेला क्या है? तो जालोर जिले में लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जालोर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या रेला कहलाता है। यहां से एक शब्द और भी पूछा जाता है, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। नेहड़ा क्या है या नेष्ठा क्या है? हमने अभी पढ़ा कि जालोर के अंदर लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? रेल या रेला कहलाता है। जब कभी भी नाग पहाड़ की पहाड़ियों में या अरावली की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा होती है, या अन्य नदियों के द्वारा इस नदी के अंदर, या लूणी नदी की जो सहायक नदी है उनके द्वारा इसमें अधिकतम पानी प्रवाहित किया जाता है, तो इस नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और हमने अक्सर प्रश्न भी पढ़ा है कि नाग पहाड़ में अत्यधिक वर्षा होने के कारण लूणी नदी में बाढ़ किस कवास क्षेत्र में आता है, तो वो हम पढ़ते हैं कि बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जब यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है तो ये संभव सी बात है कि यहाँ जालोर क्षेत्र में जो लूणी नदी है उसमें भी पानी अतिरिक्त मात्रा में बहेगा, या यहाँ भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। जब इस नदी के अंदर अतिरिक्त पानी आता है, उस अतिरिक्त पानी को यहाँ के स्थानीय लोग नालियां बनाकर किसी अन्य जल स्रोत या खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन जो विधि अपनाई गई यहाँ पर नालियां, उसी नालियों को क्या कहा जाता है? नेहड़ा या नेष्टा कहा जाता है। दोबारा एक बार फिर चर्चा कर देता हूँ कि रेल या रेला क्या है। जालोर में लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे रेल या रेला कहा जाता है। जब कभी लूणी नदी में पानी की आवक ज्यादा हो जाती है तो उस अतिरिक्त जल को जिस माध्यम से किसी अन्य जल स्रोत या सिंचाई के लिए खेतों में लेके जाया जाता है, उन्हीं माध्यम को हम क्या कहते हैं? नेड़ा या नेष्टा के नाम से
जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेड़ा या नेस्टा एक वर्षा जल संरक्षण विधि भी है। नेड़ा या नेस्टा क्या है? वर्षा जल संरक्षण की विधि है या लूणी नदी के अतिरिक्त जल को किसी दूसरे जल स्रोत या खेतों तक ले जाने की जो विधियां हैं, चाहे वो नालियां बना के लेके जाएं, चाहे किसी भी तरीके से लेके जाएं, तो जो सहारा लिया जाता है उसी विधियों को हम नेड़ा या नेस्टा के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश की अन्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश की अन्य क्या विशेषताएं हैं। हम बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश में जालोर जिले की, तो जालोर जिले की हम चर्चा करते हैं कि जालोर जिले के अंदर अन्य पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें से एक है ग्रेनाइट पर्वत। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि ग्रेनाइट पर्वत कहाँ है, तो ग्रेनाइट पर्वत जालोर में स्थित है। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, यह जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी जालोर जिले में स्थित है। इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक पर्वतमाला है, एक पर्वत है, ऊंची चोटी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, ऊंची चोटी जिसका नाम है डोरा पर्वत। या यूं कहें कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक पर्वत है जिसका नाम है डोरा पर्वत। इस डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर है। बहुत सी किताबों में इसकी ऊंचाई 865 मीटर भी बताई गई है, परंतु डोरा पर्वत की जो वास्तविक ऊंचाई 869 मीटर है। यदि हम इसकी बात करें कि डोरा पर्वत, तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोरा पर्वत। डोरा पर्वत किस पहाड़ियों में? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जो कहाँ है? जालोर में। और जालोर में एक अन्य पर्वत है ग्रेनाइट पर्वत, जालोर में। इस प्रकार हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग पूर्ण होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया शुष्क रेतीला प्रदेश और अशुष्क प्रदेश, दोनों की हमने चर्चा की। आज हमने इसमें पढ़ा कि नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश की हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा यह गोडवाड़ प्रदेश पूर्ण हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तब तक के लिए नमस्कार।